आज हम लोग मॉडल पेपर में इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर देख रहे हैं क्लास 11 के लिए। जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी 17 तारीख से स्टार्ट होने वाला है अप्रैल में, उनके लिए ये मॉडल पेपर बहुत काम करने वाला है। और मॉडल पेपर में हम लोग कुछ नहीं किए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आए। ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उससे पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन, और 3 जो मॉडल पेपर 2022 में जारी हुआ था, ये तो क्वेश्चन पेपर है। तो एक सेट ये हो जाएगा, 3 सेट जारी हुआ था 2022 में मॉडल पेपर के तौर पर, तो 3 सेट वो और एक 4 सेट, और इससे पहले जो एग्जामिनेशन हुए हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल में उसका एक सेट, 5 सेट हम लोग इसका भी लेकर आएंगे। और 5 सेट का मतलब है 200 क्वेश्चन। अगर 200 क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ लिया जाए, अच्छे से देखा जाए, पूरे वीडियो को सही से समझा जाए, तो मेरे ख्याल से उससे बाहर नहीं आएगा। इसकी गारंटी है, वारंटी नहीं गारंटी है। आप अगर नहीं पढ़ के जाओगे और बाद में पछताओगे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो अभी से आप ध्यान दोगे, सारे चीज़ को पढ़ के जाओगे, आपको गारंटी मिलता है कि इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। मैक्सिमम क्वेश्चन इधर ही से आएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता बहुत कम है। और क्वेश्चन जो बनाया हुआ है सिलेक्शन करके, तो हम अगर उसी को कंबाइन करके पढ़ लेंगे तो मेरे लिए प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छे से आप एग्जामिनेशन लिख पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये खुद लिखा हुआ क्वेश्चन पेपर है, ये 2023 का झारखंड एकेडमिक काउंसिल का, 2022 का, सॉरी 2023 में तो आप देखने वाले हैं। तो 2022 का क्वेश्चन पेपर है एग्ज़ाम का। 2022 में जो क्वेश्चन पेपर है इकोनॉमिक्स का है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 घंटा टाइम है और आपके पास भी टाइम 1 ही घंटा है। 1 घंटा है ना, आपको एक ही दिन में 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, तो 1 घंटा है और पूरा मार्क्स कितना है 40। और एक क्वेश्चन के ऊपर 1 नंबर है, 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 नंबर का होगा। तो ये सब तो आप जानते हो, ये सब सामान्य दिशा निर्देश। बाकी यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हो कि कैसे कैसे पूछा जाएगा। ये सारे इंस्ट्रक्शन आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर रहेगा। क्वेश्चन पेपर सेम रहेगा जो यहाँ दिख रहा है आपको। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे दूसरा पेन लेके जाते हैं। यहाँ साफ लिखा है कि जो आप टिक करेंगे, कौन से पेन से टिक करेंगे। हाँ, बॉल पेन से, जेल पेन लेके नहीं जाएंगे, और वो ब्लू या ब्लैक में लेके जाएंगे। या तो ब्लू बॉल पेन होना चाहिए या तो ब्लैक बॉल पेन से आप टिक करेंगे, भरेंगे इसको। और सही से पूरे जो सर्कल है उसको सही से डार्क करना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा किया छोड़ दिए तो मार्क्स कट जाएगा। पूरे सर्कल को सही से डार्क करना होगा। अब ब्लू ब्लैक 2 ही पेन आप ले जा सकते हैं, नहीं तो एक से एक होशियार बंदा लोग है, वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के बोलेगा कि हमको याद नहीं आया। चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है स्टैटिस्टिक्स इम्प्लाइज। स्टैटिस्टिक्स के अंदर कौन कौन से चीज़ आते हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर अगर आप सही से देखेंगे तो कौन कौन सा चीज़ आता है। डेटा के बारे में पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में, स्टैटिस्टिकल मेथड्स पढ़ते हैं, जिसके अंदर आपको मीन मीडियन मोड पढ़ना था। बोथ सही है ना, ये भी आता है ये भी आता है, ये नन ऑफ दीज तो होगा ही नहीं। इसका मतलब है दोनों आता है। डेटा के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, और स्टैटिस्टिकल मेथड के बारे में पढ़े हैं, जिसमें मेजर ऑफ डिस्पर्सन पढ़े थे, तो मेजर ऑफ स्क्यूनेस पढ़ रहे थे। मेजर ऑफ डिस्पर्सन के अलावा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े, जिसमें मीन मीडियन मोड पढ़ रहे हैं। ये सारा कुछ पढ़ते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर दोनों आता है, डेटा भी आता है और स्टैटिस्टिकल मेजर भी आते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन है बताइए तो? हाँ, गॉटफ्राइड आंकेनवाल, मालूम है ना सबको। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं गॉटफ्राइड आंकेनवाल। अगर पूछ दिया कि फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन है तो गॉटफ्राइड आंकेनवाल होंगे। कोई दिक्कत किसी को? स्टैटिस्टिक्स को 2 सेंस में हम डिफाइन कर सकते हैं, एक था प्लूरल सेंस और एक था सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस को हिंदी में बोलते हैं एक वचन में, और प्लूरल सेंस को हिंदी में बोलते हैं बहुवचन में। आप एक स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए 2 तरीके थे, एक सिंगुलर सेंस था, एक प्लूरल सेंस था। कोई दिक्कत किसी को? ये पढ़े थे तो स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, हम लोग जो 5 काम करते हैं ना स्टैटिस्टिकल मेथड्स के अंदर, सबका कॉम्बिनेशन होता है। जैसे स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, तो बोल सकते हैं स्टैटिस्टिक्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, ऑल एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू, पहला फर्स्ट में हम लोग बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग? चलो, डेटा कलेक्ट हो गया, उसके बाद क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। फिर क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फिर क्या करते हैं? एनालिसिस ऑफ डेटा। फिर क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ये ना पढ़े हम लोग स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो सांख्यिकी में हम लोगों को ये पढ़ना था। फिर से एक बार याद रखिए कि इसके फादर कौन है? गॉटफ्राइड आंकेनवाल, ठीक है। ये आपके नोट्स में भी अवेलेबल होगा, आप अपने नोट्स को चेक करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? स्टैटिस्टिक्स इज़ यूज्ड बाय साइंटिस्ट, बाय इकोनॉमिक्स, बाय बिजनेसमैन, बाय ऑल ऑफ देम। स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल केवल साइंटिस्ट लोग करता है क्या? केवल बिजनेसमैन करता है क्या?
केवल इकोनॉमिक्स लोग करता है क्या? नहीं, सब करते हैं। इसीलिए ध्यान दो इधर, अगर इसको तरीके से देखोगे तो साइंस वाला लोग इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ता है क्योंकि साइंटिस्ट बनेगा तो काम करेगा ही। आर्ट्स वाले लोग और कॉमर्स वाले लोग, है ना, यही तो है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सब में इकोनॉमिक्स पढ़ना है ना। इसका मतलब है कि हर सेक्टर में, इसको बोलते हैं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इसको क्या बोलते हैं? स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का क्षेत्र क्या है? तो भाई इकोनॉमिक्स का क्षेत्र आर्ट्स में भी है। आर्ट्स में भी बहुत, जितने काम आर्ट्स में हैं, आर्ट्स का बंदा जो पढ़ के बन सकता है उस सब जगह इकोनॉमिक्स का काम है, इसलिए उसको इकोनॉमिक्स में, आर्ट्स में इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। साइंस में भी इकोनॉमिक्स का काम है और कॉमर्स में तो है ही हम लोग। तो इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए बताइए आप लोग? ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ होना चाहिए ऑल ऑफ दीज, यानी इकोनॉमिक्स का क्षेत्र साइंस में भी है, कॉमर्स में भी और आर्ट्स में भी। कोई दिक्कत है? बिजनेसमैन भी उसका इस्तेमाल करते हैं, साइंटिस्ट भी उसका इस्तेमाल करता है और इकोनॉमिक्स भी उसका इस्तेमाल करता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, क्या लिखा है? थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रॉम विच लैटिन वर्ड्स द स्टैटिस्टिक्स बी डिराइव्ड। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए लैटिन के कौन से वर्ड से स्टैटिस्टिक्स आया है? स्टेटस से। ये लैटिन लैंग्वेज का स्टेटस, बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है। कुछ लोग बोलते हैं स्टेटस से स्टैटिस्टिक्स बना, कुछ लोग बोलते हैं इससे स्टैटिस्टिक्स बना, कुछ ये तो स्टैटिस्टिक्स है ही, इससे स्टैटिस्टिक्स बना। लेकिन लैटिन लैंग्वेज का कुछ लोगों का मानना है कि लैटिन लैंग्वेज में जो स्टेटस लिखा जाता था ना, STATUS, उसी से स्टैटिस्टिक्स शब्द का निर्माण हुआ, ये माना जाता है। तो याद रखिएगा कौन सा लैंग्वेज? लैटिन पूछेगा तब ये होगा। बाकी दूसरे लैंग्वेज का आपको नोट्स में बताए थे कि अगर हम दूसरे लैंग्वेज में बात करेंगे तो कौन सा वर्ड से स्टैटिस्टिक्स बना है, बताया गया था ना। तो उसको एक बार पढ़ लेना है नोट्स में जाके कि कौन सा लैंग्वेज से स्टैटिस्टिक्स बना है। तो लैटिन लैंग्वेज कौन सा था? स्टेटस, जिससे स्टैटिस्टिक्स का निर्माण हुआ। कोई दिक्कत किसी को? वही सांख्यिकी वाला है। अब बोल रहा है डेटा आर कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर जो होता है, इन्वेस्टिगेशन करने वाला व्यक्ति कौन सा डेटा कलेक्ट करता है? जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला व्यक्ति होता है, वो कौन सा डेटा कलेक्ट करता है बताइए? इन्वेस्टिगेटर द्वारा कौन सा डेटा आता है? प्राइमरी या सेकेंडरी या स्टैटिस्टिकल डेटा या नन ऑफ दीज? इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? जो मार्केट में जाता है, लोगों तक पहुँचता है, लोगों से डेटा लाता है, जिसको बोलते हैं निवेशक। ये हिंदी में बोलता है अनुसंधान करता। तो जब भी याद रखिएगा इन्वेस्टिगेटर या कोई भी व्यक्ति जो डेटा पहली बार कलेक्ट करता है ना, उसको कौन सा डेटा बोलते हैं? प्राइमरी डेटा बोलते हैं। सेकेंडरी किसी को कलेक्ट करने की ज़रूरत है, ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है, इसके लिए कोई अनुसंधान करता थोड़ी होगा। तो अनुसंधान करता जो कलेक्ट करता है, ध्यान दीजिएगा। एक और चीज़ हम आपको बता दें, यहाँ लिखा है कलेक्टेड। कलेक्टेड तो प्राइमरी ही होता है ना, सेकेंडरी को कलेक्ट कहाँ करते हैं? सेकेंडरी तो ऑलरेडी अवेलेबल है। सेकेंडरी को कलेक्ट कहाँ से करेंगे? सेकेंडरी को लाएंगे कि अवेलेबल है, बस उसका इस्तेमाल करेंगे। उसको लाना नहीं है, सेकेंडरी डेटा लाना थोड़ी पड़ता है, वो तो है ही अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से भी पकड़ सकते थे, कलेक्टेड लिखा हुआ है कि डेटा हम लोग इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करेंगे। तो कौन सा डेटा कलेक्ट करता है? प्राइमरी डेटा क्या होता है? ऐसा डेटा जो पहली बार लाया जाता है। प्राइमरी डेटा का मतलब फर्स्ट हैंड डेटा, न्यू डेटा, ठीक है। इसको हम लोग नया डेटा बोलते हैं कि जो पहली बार दुनिया के सामने डेटा आता है उसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं। प्राइमरी डेटा लाने के 4 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? 4। अब प्राइमरी डेटा से क्या होता है? पहला चीज़ इसका फीचर्स अगर पूछा जाए तो ये इसको लाना महंगा पड़ता है। प्राइमरी डेटा को लाना क्या होता है? महंगा पड़ता है। सेकेंडरी डेटा सस्ता होता है, मतलब कम पैसे में आ जाएगा। और प्राइमरी डेटा उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अच्छा, ज़्यादा टाइम लेता है, ये टाइम कंज्यूमिंग इसमें ज़्यादा है और इसमें कम समय लगता है। अगर डेटा आपको बहुत जल्दी लाना है तो सेकेंडरी डेटा लेता हो, और डेटा में अगर आपको एक्यूरेट चाहिए, टाइम आपके पास है, पैसा आपके पास है, तो कौन सा डेटा आप ला सकते हो? प्राइमरी डेटा। कितने मेथड से डालने के प्राइमरी डेटा? 4 मेथड से। कोई दिक्कत है? और 2 डेटा है, डेटा के 2 टाइप से, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग इसमें क्लियर कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? देखो, लिखा है द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज़ यूज्ड इन। अभी हम आपको बता चुके हैं। देखो तो कौन सा सेंस में इस्तेमाल होता है, सिंगुलर में या प्लूरल में? दोनों बताने की जरूरत है। अभी तो बताया ना कि स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करना, तो 2 तरीक़ा से डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं, या तो सिंगुलर में या तो प्लूरल में। तो दोनों में डिफाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किस में हो सकता है? दोनों में। सिंगुलर सेंस में भी आप डिफाइन कर सकते हैं और प्लूरल सेंस में भी डिफाइन कर सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है बताइए? बोलता है इफ़ फ्रॉम द पॉपुलेशन सम सेलेक्टेड यूनिट्स आर स्टडीड देन इट इज़ कॉल्ड।
मतलब है कि जो डेटा आपके पास दिया है सबका स्टडी नहीं कर रहे हैं, कुछ सेलेक्टेड का स्टडी कर रहे हैं। तो बताइए, अगर हमारे पास मान लो इतने सारे स्टूडेंट हैं, हम सबके बारे में अगर समझेंगे, सबके बारे में एक करके जानेंगे, सबको एक करके पूछेंगे, तो वो मेथड अलग होता है। और यहाँ बोल रहा है ऐसा नहीं, यहाँ बोल रहा है कि हम अगर जो मेरे पास पॉपुलेशन दिया हुआ है, जनसंख्या दिया हुआ है, मान लो एक गांव से हमको सब गांव के लोगों से पूछना है, कोई जानकारी लेना है, तो अगर गांव के हम कुछ चुने हुए लोगों को पूछते हैं और कोई जानकारी लाते हैं, तो उस डेटा को कौन सा डेटा बोलेंगे, उसको किस तरह का इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे, उसको कौन सा मेथड बोलेंगे, सैम्पलिंग बोलेंगे, सेंसस बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे, इनडायरेक्ट बोलेंगे? जी, सैम्पलिंग बिल्कुल सही जवाब है। आपको बताया था ना कि कुछ लोगों से अगर पूछ के अपना राय बनाएंगे तो कौन सा इन्वेस्टिगेशन, सैम्पलिंग, और हर व्यक्ति से पूछेंगे तो सेंसस। हर जनगणना विधि इसको हिंदी में बोलते हैं, देखो लिखा है संगणना या जनगणना, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 50 बच्चे, हमको 50 बच्चे के बारे में पूरी जानकारी लेनी है, तो दो तरीका मेरे पास हो सकता है। नहीं, हमको क्लास के बारे में जानकारी लेना है कि क्लास कैसा है, पढ़ने में कैसे बच्चे हैं, तो या तो हम बैठ के ऑफिस में एक करके सबको बुलाएंगे, सबसे क्वेश्चन पूछेंगे और तब अपना राय बनाएंगे। अगर समय और पैसा ज़्यादा है तो, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है, या तो आपके पास अगर जल्दी लाना है, कुछ लोगों से पूछना है, तो फिर तरीका क्या है, सैम्पलिंग। इसमें से 5-7 बच्चे को खड़ा करेंगे, पूछ लेंगे और देखेंगे कोई जवाब नहीं दिया, हम बोल देंगे पूरा क्लास बोका महाराज है, पढ़ने में डल है, यही बोल सकते हैं। अगर 15-10 बच्चे को या 5 बच्चे को खड़ा करते कोई जवाब नहीं दे रहा है तो पूरा क्लास नहीं पढ़ता है। लेकिन 5 बच्चों को खड़ा किया, 5 जवाब दे दिया, हम बोलेंगे कि क्लास अच्छा है, सारे बच्चे पढ़ने में तेज है, उसमें कमज़ोर बच्चा भी बच गया क्योंकि उसको नहीं पूछा गया। तो बोला जाता है कि अगर कुछ सेलेक्टेड लोगों से पूछा जाए तो कौन सा मेथड होगा, सैम्पलिंग मेथड होगा, और हर व्यक्ति से पूछा जाए, हर पॉपुलेशन से पूछा जाए, जहाँ से जिसका हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं, जिससे डेटा ला रहे हैं, अगर हर पॉपुलेशन से पूछा जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सेंसस मेथड। कोई दिक्कत है? फिर बता दो, सेंसस मेथड कहाँ पर इस्तेमाल होता है बताओ? भारत की जनसंख्या निकालनी होती है ना, भारत की जनसंख्या जब निकालनी होती है तो कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा, सेंसस मेथड। वहाँ क्या होता है, देख याद करो, पहले हर टीचर जो होते थे या सरकारी ऑफिसर आपके घर में जाते थे, सारी जानकारी लेते थे, ठीक है, कितना बच्चा है, कितने, अच्छा वहाँ जानवरों की भी जानकारी ली जाती थी, कितना जानवर है, अच्छा कौन कितना कमाता है, सब जानकारी आपसे लिया जाता था, एक का घर में जाके और जानकारी लिया जाता था। उसको कौन सा मेथड बोलते हैं, सेंसस। वहाँ डेटा क्या आता था, सही आता था। और जिसके घर में पूछ लिया जाता था, गांव में याद करना, उसके घर में कोई साइन दे दिया जाता था, चिन्ह दे दिया जाता था, ताकि पता चले कि इसके घर में जनसंख्या, जनगणना हो चुका है। और ये पूरे देश में चलता था एक साथ 3 महीना पूरा। सोचो कितना पैसा खर्च सरकार का होता हुआ। तो कौन सा मेथड था वो, सेंसस मेथड, एक एक आदमी से पूछना। वहाँ पे डेटा जो है सही आता था। अब ये एकदम ये बोलोगा 100% सही आता था, तो ऐसा संभव नहीं है। 100% डेटा सही हो सकता है, नहीं हो सकता। स्टैटिस्टिक्स ही गलत है, याद रखिएगा, कभी भी 100% डेटा सही नहीं हो सकता है। घर घर जाके पूछोगे तो भी डेटा सही नहीं होगा। अच्छा कैसे गलत होगा जी, घर घर जाके पूछेंगे, एक एक आदमी से पूछेंगे तो भी डेटा गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अभी हम 2 एग्जाम्पल देंगे, समझ में आ जाएगा गलत हो जाएगा। पहला बात बताओ, किसी व्यक्ति के घर में जाके बैठ के पूछो कितना कमाते हैं, मजा ले जो सही बता दे तुमको। कमाता है 40,000, बोला कहाँ कमाते हैं, 10,000 कमाते हैं सर, झूठ बोलेगा, हाँ या नहीं। दूसरा एक और झूठ, एक और समस्या, मान लो कि हम लोग गांव में नहीं रहते, मेरी मम्मी गांव में रहती है, गया गांव में और मेरे घर बैठ के पूछ रहा है कि सब कुछ जानकारी ले लिया, तो वहाँ तो बता दिए हम लोग सब लोगों के बारे में कि भाई हमारे 3 बच्चे हैं, ये सब कुछ बता दिए। हमारा पूरा पॉपुलेशन वहाँ काउंट हो गया एक बार। अब हम लोग रहते हैं यहाँ पे, मेरा यहाँ सब कुछ बना हुआ है। अब यहाँ भी हमारे पास पहुँचे कोई टीचर और पूछे, हम भी बता दिए। क्या लगता है डबल काउंटिंग कितने लोगों का हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा कि नहीं? क्योंकि घर जाने के बाद क्या होता है कि जो अभी यहाँ है उसके बारे में बताइए, जो दिल्ली गए कमाने उसके बारे में नहीं बताइए, ऐसा नहीं पूछा जाता है। बोलता है कौन कितना है सो बताइए ना। इसका मतलब कितने लोगों का डबल काउंटिंग हुआ होगा। अच्छा कितने लोग तो गिने ही नहीं गए होंगे, कौन नहीं गिना गया होगा? तो ध्यान दीजिएगा, कुछ गांव ऐसे होते हैं जो नक्शे में है ही नहीं है, सरकार के नक्शे में नहीं है सर, पता ही नहीं उसको कोई गांव है। जंगल में अंदर घुस के पता चला 15 किलोमीटर अंदर घुस के 15 घर है खाली, न रास्ता है जाने का न कुछ है, सरकार को पता नहीं वहाँ कोई गांव है। वैसे लोगों का काउंटिंग भी नहीं हुआ, क्योंकि जिस गांव का लिस्ट है वही ना टीचर जाके चेक करेगा, जिसका लिस्ट ही नहीं सरकार के पास उसमें चेक ही नहीं हुआ। बात समझ गए? कितने लोग डेटा छिपाने के चक्कर में 4 बच्चे हैं बता दिया 3 बच्चा। कौन वहाँ टेस्टिंग होता है कि लाइन में खड़ा करो? कोई टेस्टिंग नहीं होता, डेटा गलत होता है। हाँ लेकिन ये माना जाएगा कि बिल्कुल गलत नहीं होता है, इससे तो ज़्यादा अच्छा होता है।
सैम्पलिंग में जो अंदाजे लगाएंगे उससे तो अच्छा रहेगा कि सामने कम से कम कुछ आ गया। तो इसका भी डेटा प्योर एक्यूरेट नहीं होता है, इसका डेटा याद रखिएगा। तो जब हम लोग कुछ लोगों से पूछ के अपना डेटा कलेक्ट करेंगे तो उसको कौन सा मेथड बोलते हैं? सैम्पलिंग। और हर व्यक्ति से पूछ के डेटा कलेक्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे? सेंसस मेथड। याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, सेंसस मेथड इज, बताओ कहाँ सुटेबल होगा सेंसस मेथड? अभी बता चुके हैं। सेंसस मेथड कहाँ सुटेबल होगा? यहाँ लिखा है कि जहाँ वो सुटेबल वेयर यूनिट्स आर यूनिवर्स आर नॉट होमोजेनियस, एक जैसा सारा यूनिट नहीं रहेगा। सुटेबल वेयर यूनिट्स ऑफ इनवर्स आर होमोजेनियस, इकोनॉमिकल और ऑल ऑफ दीज। हिंदी में पढ़ लो, हिंदी में पढ़ लो इसको। ये कहाँ लगना चाहिए बताओ? जायज़ सारी इकाइयाँ एक समान होगी या एक समान नहीं होगी, या जो सस्ता पड़ेगा मितव्ययी पड़ेगा और इनमें से सही? बताइए। सेंसस मेथड लगना चाहिए जहाँ सारा इकाई एक जैसा नहीं होगा, वही ना चुनेंगे, एक करके देखेंगे। अच्छा, हम देख रहे हैं इस गांव में सब लोगों का सिस्टम एक जैसा है, इस गांव में सारे लोगों का सिस्टम एक जैसा है, हर सब व्यक्ति का घर एक जैसा है, सब व्यक्ति का रहन सहन, सब व्यक्ति का एकदम सब कुछ एक जैसा है। तब क्या करना होगा? एक आदमी से पूछो और पूछो गाँव की इतना संख्या है, बोला सर 300 हो गया, 300 आदमी का पूछो। अगर एक आदमी का हम पता कर लिए तो 300 आदमी का बता देंगे हम लोग। सबका अगर एक जैसा होगा तो, लेकिन अगर सबका अलग अलग होगा तो तब जाना पड़ेगा ना घर घर। मान लो सबके घर में सारा बच्चा ग्रेजुएशन किया, सबके यहाँ 2-2 ही बच्चे हैं, तो एक घर में पूछेंगे और सबका बता देंगे कि जब एक घर का ये है और सारा गांव एक जैसा है तो फिर दूसरे के यहाँ पूछने का ज़रूरत नहीं है, सब ऐसे ही करेगा। लेकिन अगर सब लोग अलग अलग सोच रखता हो तो तब आपको पूछना पड़ेगा। तो जहाँ बोलता है कि आपका जो डेटा है या आपका जो आउटपुट है वो एक जैसा नहीं होगा, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा। कोई दिक्कत किसी को? जहाँ देखो हिंदी में लिखा है यहाँ पे, उपयुक्त जगह वो होगा जहाँ पे समग्र की सभी इकाइयाँ एक रूप नहीं होगी, एक जैसी नहीं होगी, वहीं पे इस डेटा को इस्तेमाल करेंगे, इसका वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर, कितने मेथड्स हैं इन्वेस्टिगेशन के? बताइए, इन्वेस्टिगेशन के कितने मेथड्स हैं? सारे बच्चे बताइए, इन्वेस्टिगेशन के कितने मेथड्स हम लोग देखे थे? 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यही ना तो था। 2 मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। 2 मेथड से इन्वेस्टिगेशन के देख रहे थे। या आप इसको एक मेथड बोल सकते हैं सेंसस मेथड और एक बोल सकते हैं सैम्पलिंग मेथड। अच्छा चलो देखते हैं कितने बच्चे बचपन में पढ़े हैं ये टैली डायग्राम। ठीक से बताना अच्छे से। बोलता है कि अकॉर्डिंग टू टैली बार विच सिंबल इंडिकेट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ 5। 5 किसको बताते हैं? 1 2 3 4 5, ऐसे ना होता था? इधर है, ये भी है 5 लेकिन चकमा अच्छा 6 इसमें। किधर गया जी? समझ में आया? अब ये सब पूछे और कोई बच्चा ना बना का है, समझो बचपन में भी नहीं पढ़ा है। अभी तो खैर नहीं है पढ़ रहा है, बचपन में भी नहीं पढ़ा है कुछ। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा ठीक से ध्यान देना। द बोथ लोअर एंड अपर लिमिट्स आर कंसिडर्ड सच सीरीज इज कॉल्ड। फिर से सुनना, इसका हिंदी बता देते हैं। जहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों दिया होगा उस सीरीज़ को कौन सा बोलते हैं? जिसको ऐसे समझोगे, तुम लोग बता दोगे, सब पढ़े हो। लोअर लिमिट होता है 0, अपर लिमिट होता है 10, ऐसा ना होता है? 10 से 20, 20 से 30, इतना लंबा लिखना नहीं है। बोला है जिस सीरीज़ में लोअर लिमिट भी दिया हुआ है L1 और अपर लिमिट दिया है L2, जिसमें दोनों दिया रहेगा उस सीरीज़ को कौन सा सीरीज़ बोलते हैं? उस सीरीज़ को कौन सा सीरीज़ बोलते हैं जहाँ लोअर और अपर लिमिट दोनों दिया रहता है? कंटिन्यूस सीरीज बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं, कुमुलेटिव सीरीज बोलते हैं। कंटिन्यूस सीरीज बोलते हैं, सीरीज पूछ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, उसको इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। ये डेटा इंक्लूसिव सीरीज है, ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज भी सही है, ये जो डेटा बनेगा वो कंटिन्यूस सीरीज में बनेगा। अगर इसके साथ क्या जुड़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी रहेगा तब ना कंटिन्यूस, कि बस यही कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस बनने के लिए क्लास के साथ क्या होना जरूरी है? फ्रीक्वेंसी। तो कंटिन्यूस सीरीज हो जाएगा, लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं ना दिया था, इसीलिए कंटिन्यूस सीरीज गलत हो गया। बात समझ में आया? कंटिन्यूस सीरीज सही हो जाता अगर क्लास के साथ क्या दिया रहता है? फ्रीक्वेंसी। तो कंटिन्यूस। अभी इंक्लूसिव सीरीज़ का मतलब ध्यान देना, यहाँ 2 सीरीज अच्छे समझना। इंक्लूसिव सीरीज का मतलब है कि जिससे लास्ट करेगा ना उसी से शुरू होगा। देख लो इधर, जिससे लास्ट करेगा उसी से शुरू होगा। इसका मतलब पहले क्लास का L2 और दूसरे क्लास का L1 हमेशा बराबर रहेगा।
पहले क्लास का L2 और दूसरे क्लास का L1 हमेशा क्या होगा, बराबर। और एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होगा, इसका एग्जांपल यहाँ देखते थे। इसका आएगा 0 से 9, कोई दिक्कत है, 10 से 19, 20 से 29, बताओ मैच कर रहा है ये? तो एक सीरीज इस तरह मिलेगा, एक सीरीज उस तरह से मिलेगा। अगर फ्रीक्वेंसी दे देता ना तो इसको हम लोग क्या मारते, कंटिन्यू। फ्रीक्वेंसी नहीं था इसलिए क्या मारे, इंक्लूसिव सीरीज। अब बताओ रेंज क्या होता है, सब लोग पढ़े हैं, रेंज क्या होगा बताइए, रेंज पढ़े फार्मूला? चलिए रेंज का फार्मूला बता सकते हो, क्या होता है रेंज बराबर H माइनस L। H का मतलब हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, यही ना होगा, ढूंढो कहीं लिखा होगा हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, यही ना होगा। बड़ा में छोटा को घटा देंगे उसी का अंतर होगा, तो रेंज बराबर होगा डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। देखो हम H लिखें तो कंफ्यूज मत होना, हाईएस्ट लिखो या लार्जेस्ट लिखो एक ही बात ना है, और लोवेस्ट लिखो या स्मॉलेस्ट लिखो एक ही बात ना है, तो अलग नहीं। बोलता है बड़ी संख्या में छोटी संख्या माइनस करेंगे तो रेंज निकल जाएगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, रेंज निकल जाएगा। याद रखना इस चीज़ को, यहाँ हम लोग रेंज निकाल सकते हैं, लिखा है अधिकतम एवं न्यूनतम परीक्षणों के बीच का अंतर। हिंदी और नहीं समझ में आएगा इसलिए इंग्लिश ही ज़्यादातर बता देते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना इधर, ये क्वेश्चन फिर तुम लोग बना सकते हो। द क्लास मिड पॉइंट इज इक्वल टू, क्लास का जो मिड वैल्यू होता है किसके बराबर होता है, कोई क्लास होता है ना 0 से 10, तो इसका मिड वैल्यू किसके, मिड वैल्यू कितना होगा इसका बताओ, इसका 5 होगा, तो किसके बराबर होगा। तो चलो आंसर देख लो, द एवरेज ऑफ अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट, इन दोनों के एवरेज के बराबर होगा। एवरेज कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे उसके बराबर होगा, उसी के बराबर तो होगा। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं तभी ना मिड वैल्यू आएगा, तो बाकी पढ़ने का जरूरत नहीं है। मिड वैल्यू किसके बराबर होता है, दोनों क्लास को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, मतलब एवरेज ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर और अपर के बीच जो एवरेज होगा उसी के बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, मिड वैल्यू निकल जाएगा। यानी मिड वैल्यू हमेशा याद रखना है, ये होता है, देखो इस तरह का फॉर्मूला, ये जो कहानी लिखा है ना उसको हम ऐसे लिख सकते थे, मिड वैल्यू इक्वल टू, यहाँ बोल रहा है एवरेज ऑफ अपर लोअर, ठीक है, L2 प्लस L1 डिवाइड बाई 2, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L1 प्लस L2 और डिवाइडेड बाई 2, एवरेज ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। कहीं किसी बच्चे को दिक्कत है? अब देखो हम लोग को ये सब निकाले भी हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछ देता तो आधा बच्चा कन्फ्यूज हो जाता कि पूछा क्या है। मिड वैल्यू हर बच्चा निकाला है क्वेश्चन बनाते समय, निकाले कि नहीं, लेकिन पूछ दिया ये क्वेश्चन तो बहुत बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है और नहीं मार पाता कि ये क्या बोल रहा है। तो अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो यही सब कमांड में आएगा, जिसका फ़ायदा हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है। बहुत सारा बच्चा रेंज पढ़ चुका है, फार्मूला भी जानता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट भी बनाया है, लेकिन फिर भी यहाँ फंसेगा क्योंकि वो बना नहीं रहा है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो जब हम लोग शॉर्ट्स बनाएंगे, ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे तो आपका कमांड बढ़ता चला है। बताइए इसको हम बताने की ज़रूरत है क्या? हाँ, ये सब तो नहीं बताएंगे। मिड वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा बताओ, दोनों को जोड़ के क्या करना है, मिड वैल्यू में दोनों जोड़ते हैं 2 से भागा, आंसर निकालो कितना आता है। 140 में 2 से भागा तो 70, किधर है? अब ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ दे तो बच्चा बना सकता है कि नहीं बना सकता है, आराम से मिड वैल्यू निकाल सकता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, बोलता है कि अगर कोई डेटा को, अगर किसी डेटा को रो और कॉलम में अरेंज कर दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं। ये देखो इधर, ऐसे रो और कॉलम में अगर किसी को अरेंज कर दिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं? ठीक से बताओ, इस चारों में क्या होगा? सब पढ़े हो आप लोग? रो और कॉलम में अगर डेटा को अरेंज कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बताइए। अरे इसको टेबल बोलते हैं भाई साहब, बताया गया था। टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स। टेबल क्या, टेबल नहीं दिखाई दे रहा तुम लोग को? तो बताओ, टेबल है ये, क्लासिफिकेशन नहीं है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये क्या कहलाता है? टेबुलेशन। यानी जब हम किसी डेटा को रो और कॉलम में सेट कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? टेबुलेशन करते हैं, उसे सारणीयन कहते हैं। अच्छा, मिड पॉइंट लिखा है 50 से 70 के बीच में मिड वैल्यू बताओ, ये हमको बताने की ज़रूरत है। 50 से 70 के बीच में मिड वैल्यू बताओ क्या होगा? दोनों जोड़ो, 2 से भागा दे दो, 60, सही है ना? 7 5 12, ठीक है, बनाया जा सकता है।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ ग्राफ ऑफ कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी फंक्शन इज नोन एज, अगर ध्यान देना CF कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जो ग्राफ दिखाता है उसको ओगिव बोलते हैं। कौन सा ग्राफ बोलते हैं? ओगिव ग्राफ, जो CF वाले ग्राफ को दिखाता है। कोई दिक्कत किसी को? यानी जो वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति वितरण को दर्शाता है उसको तोरण चित्र बोलते हैं, ओगिव बोलते हैं। अच्छा, बार डायग्राम क्या होता है? कितने तरीके से बन सकता है बार डायग्राम? फर्स्ट तरीका होगा 1 डायमेंशनल डायग्राम, 2 डायमेंशनल डायग्राम, डायग्राम विथ नो डायमेंशन और नन ऑफ दीज। बार डायग्राम पढ़े हो? कितना डायमेंशन होता है बार डायग्राम का? पढ़े हो ऐसा? कब पढ़ा है? बचपन से तो पढ़ते आ रहे हैं। बताओ, 1 डायमेंशन होता है कि 2 डायमेंशन होता है? 2 दिख रहा है किधर? अरे एक ही ना होगा जी, 1 डायमेंशन होता है, एक ही ना डायमेंशन शो कर रहा है, 2 डायमेंशन नहीं शो कर रहा है। कोई दिक्कत किसी को? अब हो रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अगर आप डेटा को डायग्राम से प्रेजेंट करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? क्यों हम डायग्राम से प्रेजेंट करते हैं डेटा का? बस प्रेजेंटेशन उसका ऑब्जेक्टिव है। यहाँ प्रेजेंटेशन तो लिखा हुआ है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मेन पर्पस क्या होता है, हम क्यों डायग्राम से प्रेजेंट करते हैं। आप लोग देखिएगा कभी कभी कोई डेटा ऐसे प्रेजेंट होता है, पाई डायग्राम समझते हैं? जैसे यहाँ मान लो कि गेहूं का प्रोडक्शन, व्हीट का है, राइस का प्रोडक्शन है और शुगर का प्रोडक्शन है। तो ये तीनों दिखा रहे हैं कि गेहूं का प्रोडक्शन इतना हुआ है और राइस का इतना हुआ है और शुगर का प्रोडक्शन इतना हुआ है। तो हम डायग्राम से दिखाते हैं उसका पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए हम लोग डायग्राम से अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं। बताइए कौन सा पर्पस है? तो पहला जो हमारा पर्पस है रिप्रेजेंटेशन, यहाँ लिखा, हमको लगा प्रेजेंटेशन है। पहला पर्पस क्या होगा? प्रेजेंटेशन। अच्छा, टेबल क्यों बनाते हैं? ये तो प्रेजेंटेशन हो गया। टेबल क्यों बनाते हैं? टेबल क्यों बनाते हैं? समराइज करने के लिए, एक जगह पे। बताओ, इधर उधर बिखरा पड़ा, उसको एक जगह रखने के लिए टेबल बनाना पड़ेगा। अगर टेबल नहीं बनाएंगे तो डेटा इधर उधर बिखरा पड़ा रहेगा। तो उसको अगर एक जगह पे समराइज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेबुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा, पाई डायग्राम में कितना एंगल होता है ये तो हमको बताने की जरूरत नहीं। पाई डायग्राम में कितना एंगल होता है? अरे कोई भी सर्कल बनेगा तो 360 डिग्री होगा ना जी। तो 360 डिग्री पाई डायग्राम में एंगल होता है। 360 डिग्री के एंगल में हम लोग पाई डायग्राम को कंप्लीट कर देते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए यहाँ बोलता है माध्यिका की गणना का आधार क्या है, किस आधार पर हम लोग मीडियन का कैलकुलेशन करते हैं। तो आप लोग को ये चीज़ नहीं बताया गया है, ओगिव ही इसमें होगा, ओगिव कर्व, जिसके आधार पर हम मीडियन का कैलकुलेशन करते हैं। आप लोग को बताए थे, थोड़ा सा हम याद करवा दें कि मीडियन और मोड दो ऐसा चीज़ है जिसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक मैथमेटिकल फार्मूला से, एक ग्राफ से। तो मीडियन और मोड को बोलता है, मीडियन को जिस ग्राफ से निकालते हैं उसको कौन सा ग्राफ बोलते हैं? ओगिव कर्व। ग्राफिकल मेथड से भी मीडियन का कैलकुलेशन होता है और एक तो मैथमेटिकल मेथड है जो हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ ओगिव कर्व के जरिए आप मीडियन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये 20 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से था। अब हम लोग का बाकी 20 क्वेश्चन जो है इंडियन इकोनॉमी से आएगा। इकोनॉमिक्स 2 पार्ट में बटा हुआ है, अब भारतीय अर्थव्यवस्था मिलने वाली। और इंडियन इकोनॉमी में देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी आर रिलेटेड टू विच सेक्टर। ये हम बताने वाले नहीं है, सारे बच्चे जानते हो। एग्रीकल्चर एक्टिविटी किस सेक्टर से रिलेटेड है? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी ना? अच्छा, कपड़ा बनाना सेकेंडरी। और हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, मेरा कौन सा इंडस्ट्री है? टर्सरी। याद रहेगा। सेवा तृतीय क्षेत्र में सेवा आता है, जो सर्विस देता है, जैसे बैंक सेवा दे रहा है ना। अब कोई मशीन बना रहा है तो सेकेंडरी में जाएगा, और कच्चा माल तैयार कर रहा है तो प्राइमरी में। दूसरा, इंडिया गोट इंडिपेंडेंस। बताओ, अभी ये सब नहीं जानेगा तो पढ़ेगा नहीं। कब आज़ादी मिली है? कोई दिक्कत है? 15 अगस्त 1900। अच्छा, बोलता है कि व्हेन वाज द फर्स्ट डेटा सेंसस कलेक्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश काल में भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? बताइए। ब्रिटिश काल में सबसे पहली बार भारत में जनगणना कब होती है? 1881, बिल्कुल सही जवाब है। 1881 पहली जनगणना 1881 से शुरू हुई थी।
लेकिन हम लोग आज़ादी के बाद वाला जनगणना जो करते हैं वो 47 के बाद। अच्छा, इसके बाद देखो इधर, किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है? कौन सा वर्ष ऐसा है जिसको ग्रेट डिवाइड ईयर के नाम से हम लोग जानते हैं? कौन सा वर्ष है? 1921 है। देखो ये लोग बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं। 1921 को हम लोग डिवीज़न वर्क बोलते हैं, ग्रेट डिवाइड वर्क ईयर बोलते हैं। स्वेज कैनल वाज ओपन फॉर ट्रांसपोर्ट इन एक स्वेज। अच्छा, स्वेज नहर क्या है? स्वेज नहर का कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या होता है? कुछ नहीं जानते स्वेज नहर का कॉन्सेप्ट? किसके लिए, कहाँ पे है स्वेज नहर? नहीं, इंडिया में हुआ? चलो ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आता कुछ भी बोल दो। चलो ध्यान दो। हाँ, पहली बार सुन रहे हो क्योंकि पढ़ाई से थोड़ा रिश्ता नाता दूर दूर तक नहीं था, इसीलिए समझोगे अच्छे से। दुनिया में स्वेज नहर ट्रांसपोर्ट का सबसे मेन नहर है और इसके लिए लड़ाई होता रहता है दो देशों के बीच में। ये इजराइल की सीमा पर है, इजराइल का जो देश है ना उसके बॉर्डर पर है, और इजराइल से बाकी जो उधर देश हैं उसका युद्ध सिर्फ इसी के लिए होता है। क्योंकि जब भारत के से, या भारत छोड़ो पूरे एशिया के लिए जो पानी के जहाज़ आते हैं ना, उसमें वहाँ ऐसे नहर टाइप का बना हुआ, इतना ही जगह है, बाकी समुद्र है पूरा। अब बताओ, समुद्र है पूरा हर जगह पे, और यहाँ नहर बना हुआ, इसी नहर से पानी का जहाज़ आता है। इसी नहर को स्वेज नहर बोलते हैं। ये पहले बंद था, पैक था, इसको खोल दिया गया। नहीं खुलता ना तो फिर हम लोगों को बहुत घूम के तब एशिया में आना पड़ता। यानी पानी का जहाज़ अगर इतना घूम के आता तो खर्चा बढ़ता, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता, और कितने सारे लोग अपना एशिया में सामान नहीं बेच पाते। तो जितना पानी के जहाज़ है इसी से आता है, यही नहर से। एकदम संकरा है, मतलब कंजस्टेड है। जैसे सिंगल पुल देखा है ना रोड में, कि रोड पूरा चौड़ा, अचानक सिंगल पुल देखना, वहाँ हमेशा जाम लगा रहता है। एक तरफ की गाड़ी रुकी रहेगी, दूसरा पास होगा, फिर इधर से पास होता है, उसी तरह से यहाँ रहता है। यही स्वेज नहर है। और इसको पहली बार खोला गया था कब? 1869 में खोला गया था ट्रांसपोर्ट के लिए, कि यहाँ से परिवहन आसान होगा और हम लोगों का सामान यहाँ से आना जाना क्या हुआ? आसान। बीच में हाल फिलहाल में सुने होंगे कि चाइना का कंटेनर ना इसमें फंस गया था, ऐसे हो गया था जहाज़, अब फंस गया था कंटेनर। उसके कारण 3 दिन तक पूरा, अब बताओ, जो बाकी जहाज़ है वो लाइन बाई लाइन आ ही रहा है ना। एक गाड़ी एक्सीडेंट होता नहीं दिखता, जाम लग जाता है, तो सब जहाज़ इधर ही जाम लगा रखा था समुद्र में। अब वो निकले तब तो, और नहीं निकलता है तो सोचो, तेल महंगा हो जाता है, सब महंगा हो जाता है। तो इसको किसी तरह से निकाला गया और फिर धीरे धीरे सारा दुरुस्त किया गया ट्रांसपोर्टेशन को स्वेज नहर का। कोई दिक्कत है? पानी में भी एक सिस्टम बना हुआ। अच्छा, हवा में क्या लगता है? एरोप्लेन कैसे चलता होगा? जिधर मन करे उधर, कि कोई रोड वोड है नहीं, टेंशन क्या है, कोई ट्रैफिक नहीं, जिधर मन करो उधर उड़ा दो, या कोई ट्रैक होगा? अच्छा, आसमान में जब 30,000 फीट ऊंचाई में जाएगा तो उसको कुछ दिखेगा नहीं, धरती तो कुछ दिख नहीं रहा, धरती नहीं दिख रहा है कि ये देखो ये अब आ गया अमेरिका वाला वो स्टैचू, और उसके बाद अब अमेरिका पहुंच जाएंगे, अच्छा तो नहीं दिखता होगा। तो उसका भी एक ट्रैक बना हुआ है और उसी ट्रैक से वो उसको जाना है, तो उसी तरह से इसका भी एक ट्रैक बना हुआ है। कोई दिक्कत? अच्छा, इंडिया का दूसरा प्लान जो सेकेंड 5 ईयर प्लान बना था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था 1951 से 56 तक, 5 साल का ना रहता है। तो दूसरा प्लान कब होगा? 51 से 56 है, तो दूसरा प्लान 56 वाला ही होगा ना। किधर 56? कोई दिक्कत किसी को? चलिए उसके बाद, अच्छा नीति आयोग कब बना? नीति आयोग का निर्माण कब हुआ है? आज नीति आयोग से पहले क्या था ये हमको बताओ। नीति आयोग कब बना और नीति आयोग से पहले क्या था? बताइए कब बना है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या हुआ? नीति आयोग का फुल फॉर्म हुआ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऐसे पहले चलता था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, योजना आयोग, ठीक है। तो पहले था योजना आयोग, उसको बदल के 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया। नीति का मतलब हो गया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत को ट्रांसफॉर्म करने वाला राष्ट्रीय संस्थान। तो पूछ देगा अगर क्वेश्चन में, अगर मान लो आ गया कि कब लागू हुआ, ये तो क्वेश्चन आ गया है, कहीं पूछ देगा नीति का फुल फॉर्म बताओ, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या बताए? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत को बदलने वाला संस्थान। अब बताओ जीडीपी का फुल फॉर्म क्या हुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, ये तो सब जानते हो। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। ग्रीन रिवोल्यूशन इन्होंने ही लाया। स्टेटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज सोल ऑफ इंडिया। बोलता है भारत कृषि की आत्मा है। यह कथन किसने दिया था? भारत में कृषि जो है वो भारत की आत्मा है, यह कथन किसने दिया था? बताइए। महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी। तो इसका आंसर क्या आएगा? महात्मा गांधी। अच्छा, इनका नाम किस लिए फेमस है? आप लोग याद है? ये चिपको आंदोलन दिए हुए थे। चिपको आंदोलन का मतलब है कि पेड़ों की कटाई, वन संरक्षण के लिए इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए ये चिपको आंदोलन के जन्मदाता हैं। क्या नाम है? सुंदरलाल बहुगुणा। ये भी पूछ सकता है। चिपको आंदोलन के जन्मदाता का नाम क्या है? सुंदरलाल बहुगुणा। और किसने दिया था कि एग्रीकल्चर इज सोल ऑफ इंडिया? महात्मा गांधी। इंदिरा गांधी किस लिए फेमस है? वैसे प्रधानमंत्री थी, हमको भी मालूम है, लेकिन इन्होंने क्या किया? तो याद रखना है, जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था ना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो यही की थी। 1969 में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण की थी और 1980 में 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण की थी। याद रखना है। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री हो तो हम जान रहे हैं, लेकिन पूछ सकता है ये सब। समझ गए? तो आप याद रखिएगा ये सब। वो इसमें जुड़े नहीं हैं, उनका लिंक नहीं। अच्छा, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? सस्टेनेबल है या रासायनिक है या दोनों है? सस्टेनेबल। क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, बता सकते हैं? क्या खाद का इस्तेमाल ज़्यादा करना है? हाँ, केमिकल वाला खाद का इस्तेमाल नहीं करना। चलो ठीक है। बोलता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है कि केमिकल वाले खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गोबर वाले खाद का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होता है? ये सस्टेनेबल होता है, ये बहुत लंबे समय तक चलता है, कंटिन्यूटी इसमें बनी रहती है। ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है या कम होता है? कम होता है। इसीलिए ना ये आया। अभी जो हम लोग फर्टिलाइज़र यूज करें केमिकल वाला, वो फर्टिलाइज़र आया क्यों? हम लोग खाद ये क्यों डाल रहे हैं? डीएपी और यूरिया प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कि घटाने के लिए? बढ़ाने के लिए। तो पहले हमारे यहाँ याद कीजिए, पुराने ज़माने में खेती होती थी तो गोबर फेंक दिया जाता था खेत में और उसी से प्रोडक्शन बढ़ता था, कोई खाद नहीं डालता था। तो उससे प्रोडक्टिविटी कम होती थी, यानी उत्पादन कम होता था। तो इससे उत्पादन कम होता है। इसीलिए इस खेती के टेक्निक को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हर किसान चाहता है कि हम ज़्यादा उत्पादन करें ताकि ज़्यादा बेचें, और ज़्यादा उत्पादन करने के लिए वो क्या करता है? खाद पे खाद डाल रहा है। हाँ, उसका बैड इम्पैक्ट हमारे बॉडी पर पड़ रहा है। हम लोग तो जो बीमार हो रहे हैं उसी कारण से बीमार हो रहे हैं। लेकिन अब अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग सरकार कंपलसरी कर देगी, पूरे देश में खाली ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा तो खाए बगैर मर जाएंगे। तो सरकार बोलती है खाए बगैर भूखे मरेगा, उससे अच्छा खा के मरो, केमिकल वाला ही खा के मरो। क्या उपाय है? कुछ दिन तो जिएगा। बात समझ गए? तो हमारे यहाँ जो फूड ग्रेन्स की कमी है, भोजन वाले खाद्य पदार्थों की जो कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए सरकार फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने पर छूट दे रखी है। और उसी के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन आया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, लोगों के पास कम से कम खाने का तो पहुँचे। बात समझ गए? ये स्थिति यहाँ पे। और लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रोडक्शन क्या होता है? कम होता है, लेकिन जो भी खेती होती है वो परफेक्ट होता है, हेल्दी होता है। इसलिए इसका प्रोडक्ट महंगा बिकता है। बाकी का अगर 10 रुपये केजी खीरा बिक रहा है ना, तो इसका 40 रुपये बिकता है, क्योंकि एक तो आउटपुट कम आता है, तो जो किसान होता है वो महंगा बेचता है। कोई दिक्कत है? लेकिन अब लगता है आने वाले समय में हम लोग भले ही एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना आगे बढ़ गए, ग्रीन रिवोल्यूशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ गए और हम लोग उसके बाद भी रिवोल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में फिर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ही मूव करेंगे, जिस हिसाब से लोगों में बीमारियां बढ़ रही हैं। अच्छा, हु गेव द स्लोगन ऑफ सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन? कौन है इसमें जो सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए स्लोगन दिया था कि नहीं है? पहला ग्रीन रिवोल्यूशन तो आ गया, अब दूसरा ग्रीन रिवोल्यूशन का जरूरत है। बताइए। APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने दिया था APJ अब्दुल। सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए इन्होंने बोला था। अगले चलते हैं। चिपको बताओ, ये बताने की जरूरत है? बताए थे ना चिपको आंदोलन किसने दिया? बताए थे ना भाई। कहाँ के हैं ये बता दो थोड़ा। सुंदरलाल बहुगुणा कहाँ के हैं और कहाँ पे प्रोग्राम चला रहे थे? अच्छा, भारत के, ये हमको भी मालूम है। चिपको आंदोलन चाइना में नहीं चलेगा,
भारत के किस राज्य के हैं? उत्तराखंड के हैं। कहाँ के हैं? उत्तराखंड। कोई दिक्कत किसी को? बताओ जी, टाटा कब स्थापित हुआ? टाटा ही है ना? बताओ। फर्स्ट बोलता है कि इन इंडिया फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी इंडस्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 1907। अच्छा, नाम क्या था इसका? पहला आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो 1907 में बना था। कौन कंपनी था? टाटा ही तो था। क्या नाम था? जिसका नाम टाटा है वही है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी पहली बार स्थापित हुआ था 1907 में, याद रखना। कहाँ पे स्थापित हुआ था? भारत में एक राज्य है झारखंड, और झारखंड में एक जगह है जमशेदपुर, और जमशेदपुर में स्थापित हुआ था 1907 में। देश का पहला आयरन एंड स्टील कंपनी नाम है टाटा। याद रहेगा? 4-5। चलिए, अब पूछा है उसके बाद नीचे कि व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर्ड? पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आया था? यही देखो 1948 में आया था। जैसे हम लोग आज़ाद हुए, पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में बना था। कोई दिक्कत है? पहली औद्योगिक नीति कब बनाई गई थी? 1948 में। पहली औद्योगिक नीति 1948 में बनाई गई थी। अच्छा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब से स्टार्ट हुआ? अभी अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया वेयर स्टार्टेड इन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब से आया था? नहीं जानते हो? ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन पढ़ाया गया था। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, तो वो कब आया था? 1951। कौन लाए थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने लाया था न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, या इसको न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोलिए या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलिए, जिसको बोलते हैं नई आर्थिक सुधार। और कब लाया गया था? इसमें 3 चीज़ आया था, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। और कौन लाए थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह लाए थे। कोई दिक्कत किसी को? और कौन सा बच गया क्वेश्चन? अच्छा, बोलता है कि अभी के समय में कितने इंडस्ट्री ऐसे हैं जिनको लाइसेंस लेना ज़रूरी है, अनिवार्य है? कितने ऐसे इंडस्ट्री हैं जिन्हें अभी के समय में लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया कि बिना लाइसेंस लिए आप इंडस्ट्री नहीं चला सकते? तो कितने इंडस्ट्री है? 5। अब बताओ जी, कोई आदमी केमिकल बना रहा है, केमिकल, लाइसेंस लेगा कि नहीं लेगा? केमिकल का मतलब दवा, ड्रग्स। अच्छा, कोई शराब बेचता है, लाइसेंस लेगा कि नहीं लेगा? AK-47 या बंदूक बेचता है, लेगा ना? वो सबको लाइसेंस लेना अनिवार्य है। कितने इंडस्ट्री को लाइसेंस लेना अनिवार्य है? 5 इंडस्ट्री को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। चलिए उसके आगे देखते हैं। वेयर इज़ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट? कहाँ पे स्थापित है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पे स्थापित है? कलकत्ता में। कहाँ पे स्थापित है? कलकत्ता में। WTO का मतलब क्या होता है? WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कोई दिक्कत किसी को? अब कितना बचा है? एक क्वेश्चन और। चलो ये आप ही लोग बता दो। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब समझ लो पहले। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी मार्केट में बेचती है। फिर से सुना, सरकार अपनी सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी मार्केट में बेचती है, पब्लिक को बेचती है, उसको बोलते हैं विनिवेश। जैसे अभी LIC में जो हल्ला हो रहा था ना कि LIC बेच दे रही सरकार, LIC बेच नहीं रही है। ये जिनको बुद्धि नहीं है वो लोग बोलते हैं। और कुछ लोग तो इसी बात को सुनते हैं और वो भी बोलता है कि LIC तो बिका। अरे भाई, LIC का 5% सरकार अपना हिस्सा पब्लिक को बेच रही है, तुम लोग भी पैसा लगाओ LIC। तो अगर कोई कंपनी सरकार की संस्था है, सरकार अगर अपना कुछ हिस्सेदारी जनता को बेच देती है, इसको बोलते हैं विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। कहीं है देखो ऑप्शन में लिखा हुआ, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री नहीं, टू मैन्युफैक्चरर नहीं, इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्राइवेट सेक्टर इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। यही ना होगा? पब्लिक सेक्टर क्या कर रहा है? कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दे रहा है? प्राइवेट सेक्टर में। कोई दिक्कत किसी को? कि अगर निजी क्षेत्र, बोलता है सार्वजनिक उद्यमों में निजी क्षेत्र का निवेश, यानी प्राइवेट सेक्टर जो है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में अगर अपना पैसा लगाता है तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से, विनिवेश के नाम से। ये कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में हम लोग फिर नेक्स्ट देखेंगे।